हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका बढ़िया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 10 जनवरी 2023 के क्वेश्चन हैं, इनको हम अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि इन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन है काला घोड़ा काला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति या पोला महोत्सव। तो ये महाराष्ट्र का जो है धन्यवाद ज्ञापन जो उत्सव मनाया जाता है, ये पोला महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? पोला महोत्सव है। किस लिए मनाया जाता है? जो कि यहाँ पर खेती में जो बैलों का उपयोग किया जाता है अधिक आवश्यक होता है। यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार क्या करती है, यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव का आयोजन करती है पोले के ऊपर। पोला महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है इसे। दूसरा क्वेश्चन है, मॉस और मार्सियस निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये शैवाल, अंतःवर्ती बीज और ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। तो इसका सही आंसर है मॉस और मॉर्सियस जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है? मॉस और मॉर्सियस जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में से की शैली है? मणिपुरी, शास्त्रीय, ओडिसी या कथक। तो ये है जगोई जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ये मणिपुरी नृत्य की एक नृत्य शैली है, एक प्रमुख नृत्य शैली। मणिपुरी नृत्य की प्रमुख शैली कौन सी है? जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो है वो नृत्य रूप है, जो एक प्रमुख शैली है मणिपुरी जो जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की। चौथा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने की तैयारी की पहचान करें। क्या करना है हमें? ऑप्शन हमारा चौथा क्या है? जो जीवाश्म ईंधन जो जलता है उसमें प्रदूषण को कम करने के लिए हमें तरीके की पहचान करनी है। तो पहला क्या है? गुप्त ऊष्मा को कम करना। गुप्त ऊष्मा को कम करना, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करना, दहन प्रक्रिया में दहन में वृद्धि करना, या प्रदाह की जो होता है प्रदाह को तापमान कम करना। तो इसका सही आंसर होता है जो जीवाश्म ईंधन में जलने में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दहन प्रक्रिया में क्षमता की वृद्धि करना। जो दहन प्रक्रिया होती है उसमें की क्षमता में वृद्धि करना होता है। जीवाश्म ईंधन को जलने से क्या होता है? प्रदूषण में कमी होती है। किसको क्या करते हैं हम इसमें करेंगे? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? जो दहन प्रक्रिया होगी तो उसकी दक्षता में वृद्धि करेंगे। तो जीवाश्म ईंधन के जो जलने से प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उसका मुख्य उद्देश्य में से एक क्या था? जिस उद्देश्य था जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, अवसंचार में वृद्धि या गरीबी उन्मूलन। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। छठवां क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के लिए पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का प्रमाणित किया? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या राजनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर क्या है? किसने सितंबर 2022 में कोच्चि के भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का प्रमाणित किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सितंबर के महीने में कोच्चि में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का प्रमाणित किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। सातवां क्वेश्चन है, खालिस्तान एक वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या आता है? MPD मतलब सांसदीय सदन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। दूसरा ऑप्शन है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्विपमेंट मिशन या समर्थन योजना या मॉरिशस एक्सपोर्ट फ्रीम
इंडिया स्कीम, तो इसका सही आंसर है समर्थन योजना, जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कौन से मौर्य राजा थे जिसके शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? दशरथ के टाइम में, या फिर चंद्रगुप्त के टाइम में, या बिंदुसार या अशोक के टाइम में? तो इसका सही आंसर है मौर्य राजा के किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में युद्ध लड़ा गया था। अशोक के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। 9वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव द्वारा किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये है, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को, चुनाव होता है राष्ट्रपति में, या फिर क्या होता है, संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, जो राज्य के विधान सभा में होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। चौथा, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर, जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है, तो चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों में जो होते हैं निलंबित सदस्यों और राज्य विधान सभा के जो सदस्य होते हैं, इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? किसने? तपन कुमार पटनायक ने। तपन कुमार कुचिपुड़ी, ओडिसी, शास्त्रीय या छऊ में? तो इसका सही आंसर है, तपन कुमार पटनायक ने जो नृत्य शैली और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, वो छऊ में जीता है। छऊ में क्या जीता है? जो होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। 11वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाली जो नई नोट थी, श्रृंखला थी 2000 की नोट में, बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्रण किया गया है? चित्र है लाल किले का, मंगलयान का, सूर्य मंदिर कोणार्क का, या रानी की वाव का? तो जो 2000 की नोट है उस पर क्या है? मंगलयान का चित्रण किया गया। किसकी जगह पे? महात्मा गांधी की जहाँ पर नोट फोटो होती करती थी, तो नई नोट जो 2000 की आई है वहाँ पर क्या है? मंगलयान का चित्रण किया गया। मंगलयान का चित्रण कहाँ पर किया गया? चित्र कहाँ किया गया है? जो 2000 की नोट है उसमें महात्मा गांधी की जगह पे मंगलयान का चित्रण किया गया है। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे। मूल लेख जो मतलब जिस टाइम भारत का संविधान बना था उस टाइम पर कितने अनुच्छेद थे? पहला ऑप्शन है 395, दूसरा 440, तीसरा 386, चौथा 376। तो इसका सही आंसर है, जो भारत का मूल संविधान जिस लेख में अनुच्छेद थे, कितने थे? 395। कितने थे? 395 थे। कब? भारत के मूल संविधान जब लेख में अनुच्छेद थे तो कितने थे? 395। 395 क्या था? भारतीय संविधान के मूल जो है मूल अनुच्छेद थे। कितने थे? 395। 13वां क्वेश्चन है, आपातकालीन के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? देखो, आपातकाल की स्थिति जब आती है तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं? अनुच्छेद 16-17, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 20-21 या अनुच्छेद 18-19। तो जो है आपातकालीन के दौरान पे जो ऐसे कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं करते वे होते हैं अनुच्छेद 20-21। 20-21 कौन से अनुच्छेद होते हैं जिसे आपातकालीन की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकालीन की स्थिति में किसे निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को। 20-21 किस टाइप के मौलिक अधिकार है? यह मौलिक अधिकार जो है जो आपातकालीन की स्थिति में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। हमारा 14वां क्वेश्चन है, 1958 में डोमन से कैलिसियस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों में महासागरों को तैराकी करने वाली एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो महिर सेन, सखसा जोधा, अजीत पटेल या रामनाथ कृष्णन? तो इसका सही आंसर है महिर सेन कौन थे? जिन्होंने 1985 में डोवर से कैलिसियस तक का इंग्लिश चैनल पार किया था।
और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में वे 5 महाद्वीपों के सागर को तैरकर पार करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। कौन थे? महिर सेन। महिर सेन कौन थे? जो एक साल में, एक कैलेंडर वर्ष में 1966 में इन्होंने 5 महाद्वीपों सागर को तैर के पार किया था। कौन ने? महिर सेन ने। 15वां क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अटलांटिका वृत्त या फिर कर्क रेखा? तो जो अक्षांशीय रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत के जो है देश में क्या होती है, जलवायु को प्रभावित करती है, वो कर्क रेखा जो है ये जलवायु को प्रभावित करती है। कौन सी? भारत की अक्षांशीय जो रेखा है जो भारत को 2 भागों में अलग बांटती है, वो कर्क रेखा है जो जलवायु परिवर्तन में भी परिवर्तन करती है। उसे कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा क्या होती है? जो क्या करती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा प्रभावित करती है। 16वां क्वेश्चन, ऐसे राजस्व प्राप्ति को जिनकी सरकार द्वारा दाव नहीं होता और इसे कहते हैं गैर प्रतिदेवी पूंजीगत प्राप्ति, सुगुद करने का क्षमता और प्रतिदेय। तो इसका सही आंसर है, तो राजस्व प्राप्ति करने के सरकार का दावा नहीं किया जा सकता। क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय। क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय। 17वां क्वेश्चन है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? किस राज्य ने जीती थी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 में कर्नाटक राज्य ने जीती थी। कर्नाटक राज्य ने क्या जीती थी? विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। कब? 2017-18 की। 18वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोहित शेट्टी को, अक्षय कुमार को, ऋषभ पंत को या दिनेश कार्तिक को? तो इसका सही आंसर है अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। ऋषभ पंत को क्या नियुक्त किया गया? राज्य ब्रांड एम्बेसडर। कहाँ का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया ऋषभ पंत को? तो उत्तराखंड सरकार का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कब किया? अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार का राज्य ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। 19वां क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन सी राज्य में उगाई जाती है? किस राज्य में उगाई जाती है? तो असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। कर्नाटक राज्य में क्या उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी, और अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1887 में, 1892 में, 1880 में या 1891 में? तो इसका सही आंसर है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। कब की गई थी? 1881 में की गई थी। क्या की गई थी? भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में की गई थी। 1881 में क्या किया गया था? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1881 में की गई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।